अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। स्थल सौंदर्यीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी भाग 1। शिमला मिर्च की फसल पर लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं के विभिन्न बीमारियां एवं निदान। आज के इस आधुनिक युग लोगों का रुझान शहरीकरण मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है और फैक्ट्रियों एवं मशीनीकरण के कारण हमारी भूमि भी दूषित होती जा रही है। इसलिए वातावरण के संतुलन भूमि का हम किस प्रकार से सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन के फार्म मैनेजर नरेश भाटिया से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे स्थल के सौंदर्यीकरण की कि किस तरीके से स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और उसको लंबे समय तक किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो इसको बताने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नरेश भाटिया जी, जो कि नौणी विश्वविद्यालय के पुष्प एवं स्थल सौंदर्य विभाग में फार्म मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। जी सर। स्थल सौंदर्य के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है पेड़ पौधों की, कि पेड़ पौधों का चुनाव जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें फूल कब लगेंगे, फूल कब खत समाप्त होंगे, पूरा साल हम किस तरह से एक स्थल में पुष्पों को ले सकते हैं, और ऐसे पेड़ पौधों का आप चुनाव करेंगे जिसमें एक के बाद एक सभी में फूल आते जाएंगे और आपको सारा साल जो है फूल देखने का मौका मिलेगा। स्थल सौंदर्य में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो रहता है पेड़ों का और फिर झाड़ियों का और लताओं का। जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ों में हमने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को लगाया है, जिसमें प्रमुखतः आपको जकरेंडा है, फिर आपका कोरिजिया है, उतरंजीवा है और उसके साथ साथ क्लेस्टोमोन्स हैं। इस तरह के पेड़ों का जो है हम चुनाव करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये इस तरह के पेड़ हैं जो सुंदरता छाया के साथ साथ हमें फूल भी देते हैं और विभिन्न रंगों के फूल इन पेड़ों में लगते हैं जो बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भाटिया जी, ये तो थी बात पेड़ों की कि कौन से पेड़ जो है सौंदर्यीकरण के लिए अहम है। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि झाड़ियाँ बुशेस जो होते हैं, और वो कौन से बुशेस हैं या कौन से फूल ऐसे हैं जिनको हम सौंदर्यीकरण के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले झाड़ियों में हम जिसका सौंदर्यीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है वो गुलाब है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इस स्थल सौंदर्य विभाग में कम से कम 350 के आसपास जो है डिफरेंट कई तरह की जो वैरायटीज़ हमने
लगा के रखी है। तो गुलाब के विभिन्न तरह के गुलाब जो है हम सौंदर्यकरण में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप देखेंगे इसमें भी क्लाइंबर्स होते हैं, इसमें मिनिएचर रोज़ होता है, इसमें आपका हाइब्रिडीज़ होते हैं। तो इसमें विभिन्न तरह के जो है विभिन्न किस्मों के जो है रोजेज़ हम लगा सकते हैं झाड़ियों में। उसके अलावा हम जासमीनम है, आपका ये वाइजेला है, इस तरह से और झाड़ियाँ भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है सौंदर्यकरण में कर सकते हैं। झाड़ियों के बाद बात आती है आपकी लताओं की। तो लताओं में भी इस तरह हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पे जो है लताएं हैं जिनको लगाकर हम स्थल सौंदर्य कर सकते हैं। उनमें हम जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्विस्कैलिस बहुत अच्छी झाड़ी है जो बहुत अच्छे फूल देती है। क्विस्कैलिस है, एडेनोक्लाइमा है, उसके बाद आपका कैट्स क्लॉ है, उसके बाद पैसिफ्लोरा है। तो मतलब कई तरह की जो लताएं हम उनको हम सौंदर्यकरण में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है लताओं का काम कभी बोगनविलिया भी कर देता है, जो झाड़ी के रूप में भी यूज़ होता है और उसको हम लताओं के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बोगनविलिया एक ऐसी प्रजाति है हमारे पास जो कांटेदार नुमा है और ऐसे जगह पे चल पड़ती है जहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती, और उसकी जो है लताएं काफ़ी पेड़ों तक ऊपर तक चढ़ जाती हैं। जैसे आपका पत्थरों के डंगे आप बनाते हैं, उस पर अगर आप लगाएंगे तो वो क्या है कि पूरे डंगे को स्क्रीनिंग का काम करेंगे, ढक देंगे, और उसमें विभिन्न तरह के फूल जो है आते हैं और जो एक बहुत स्थल सौंदर्य में अपना योगदान देते हैं। तो भाटी जी, अगर हम बात करें स्थल सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए कोई सावधानी बरतनी ज़रूरी है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पौधे लगाने कब हैं, और लगाने के लिए जो बरसात का मौसम है उस बहुत उचित रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सारी नर्सरीज में जो है पौधे अच्छे मिलते हैं। आप ये ज़रूर देखें कि उन पौधों की जो अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो उनका, और उनका जो क्या नाम आप जो रूट सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप जब इसको खेतों में या आप कह सकते हो उन स्थानों पे जहाँ पे आपको स्थल सौंदर्यीकरण करना है, जब वहाँ लगाना है तो आप अच्छे से गड्ढा करेंगे, उसमें आप थोड़ा जो है खाद का यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये ख्याल रखेंगे कि लगाने के बाद जब तक तो बरसात चल रही है बिल्कुल सही है, उसके बाद आपको पानी देना आवश्यक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में लगते हैं, तो उनकी हमारे पास जो है और अलग अलग तरह के पौधे जो है सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग लगते हैं। जो आपके जिनके पत्ते चौड़े होते हैं उनको हम ज़रा बरसात में लगाते हैं, और जिनके पतझड़ जिनमें आ जाता है, जिन झाड़ियों में और जिन लताओं में जो पतझड़ होता है उनको हम सर्दियों में लगाते हैं। तो इसलिए सर्दियों का मौसम जो है आप ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी में हम लगाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट आता है। किसान भाइयों, कल के अंश में हम देखेंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार एवं पौधों के बारे में। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा हैं, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप। जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों ने पॉली हाउस और खुले खेतों में शिमला मिर्च की फसल लगा रखी होगी तथा बरसात के मौसम में फसल पर अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने को आ रहा है, जिसके कारण फसल की पैदावार तथा गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो किसान भाई अपनी फसल की रोपाई में पहले तथा बाद में इन रोगों की रोकथाम करने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिकों की बातों को ध्यान। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको जिला चंबा में उगाई जाने वाली शिमला मिर्च की फसल के बारे में कुछ बात करूंगा।
किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पिछला महीना जुलाई गया, इस महीने में बारिश तो हमारे कम हुई है, परंतु नमी ज़्यादा रही है, वातावरण में काफ़ी ह्यूमिडिटी रही है और मॉइस्चर जो ज़मीन में था वो भी ज़्यादा रहा है। इसलिए शिमला मिर्च की फसल में कुछ समस्याएं किसानों को आई हैं, जिसके कारण जो मिर्चें हैं वो सड़ रही थी और पौधे सूख रहे थे। ये शिमला मिर्च चंबा में पॉली हाउस में और बाहर दोनों जगह लगी हुई है और ये जो है काफ़ी नकदी फसल जो है इसमें हमारे चंबा में मानी गई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे थे कि फल सड़ करके गिर रहे थे, पत्ते काले पड़ रहे थे, तो जो शिमला मिर्च बाहर लगी है इसमें आपने कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी और अभी भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये एक फाइटोप्थोरा नाम की जो है फंगस बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको चाहिए था कि रिडोमिल MZ जो दवाई आती है वो 25 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके आप बाहर स्प्रे करें। यदि मौसम बारिश वाला रहता है तो आप जो है वो स्टिकर भी आपको मिला लेना चाहिए। और यही रोग जो है पॉली हाउस के अंदर भी आया हुआ है, तो आप पॉली हाउस में हवा का संचार जो है बढ़ा दें, जो साइड के पर्दे हैं उनको उठा करके रखें ताकि हवा अच्छी चले, नमी जो है वो थोड़ी कमी आए। और यही दवाई रिडोमिल MZ इसका स्प्रे जो है आप पॉली हाउस के अंदर भी कर दें। इसके अलावा जब आप शिमला मिर्च लगाते हैं तो आपको चाहिए कि इसकी जो पनीरी है उसे आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक बेबिस्टिन के घोल में डुबा करके लगाएं ताकि जो इसके सूखा रोग है वो कम से कम इसमें आए। इसके अलावा शिमला मिर्च में एफिड भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोपिरिड एक दवाई आती है उसका स्प्रे जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की जो फसल है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा में फूल जो है उसका टिकता नहीं है। तो कई किसान आते हैं कि इसका फूल झड़ रहा है, तो ये तापमान बढ़ने से जो है फूल झड़ जाता है। तो जैसे ही तापमान 30 डिग्री से नीचे आता है तो फल की सेटिंग जो है शुरू हो जाती है। जिन्होंने पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगाई है वो कुछ किसानों ने ध्यान नहीं दिया है कि पहले इसको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कैसे इसकी शाखाएं छोड़नी है और इसको पूरा सहारा दे करके ऊपर तक खड़ा करना है ताकि फल जो है सही जगह पर लगे और हमारी पैदावार जो है ठीक तरीके से हो सके। किसान भाइयों, यहाँ देखने में आ रहा है कि जितनी उपज हमें शिमला मिर्च में मिलनी चाहिए वो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगी है वो कम से कम 65 से 70 टन पर हेक्टेयर जो है उसकी उपज आनी चाहिए, परंतु देखा गया है कि ये 35 से 40 टन तक ही सिमट कर रह जाती है, जिसके कई कारण हैं। जैसे जो खादें हैं जो आजकल हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उनका सही समय पर प्रयोग करना और बीमारियों से और कीटों से इसको बचाना, और तीसरा इसकी ट्रेनिंग जो है अच्छी करना। दूसरा जो बाहर हमने शिमला मिर्च लगाई है वो भी बहुत कम 10, 15, 20 ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसान जो है टन पर हेक्टेयर जो है उपज लेता है। ये भी अभी इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो गैप यही है कि सही दूरी पर मिर्चों का ना लगाना, दूसरा जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शंस के मेजर्स हैं उसको नहीं अपनाना। तो यदि आप इनको सही तरीके से अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छी उपज जो है आप बाहर ले सकते हैं। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका रेट हमेशा ज़्यादा ही मार्केट में रहता है। बरसात आते ही दुधारू पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं, जिनका उचित समय पर निदान न होने पर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगर आपने पशुओं का टीकाकरण नहीं कराया है और पशु किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस पर वैज्ञानिक सलाह लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर निधि अरुणा से। खुरपका मुंहपका रोग है जिसका कि टीकाकरण फरवरी मार्च से शुरू होकर के अब तक
ज़्यादातर आप लोगों ने पशुपालकों ने लगा लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है तो उसमें खुरपका मुंहपका होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, पशु उत्पादन से चला जाता है अपना। मृत्यु दर तो इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ जगह पे इस बार मृत्यु दर भी बढ़ी। तो अब हम इस रोग को पहचानेंगे कैसे? उसका सबसे ज़्यादा तरीका खुर पकना मुंह पकना, यही इस बीमारी का नाम है। तो उसमें क्या होता है कि पशु के मुंह से बहुत सारी लार गिरती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तेज़ बुखार आता है, साथ साथ खुरों में भी घाव हो जाते हैं, अयन पे घाव जाता है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। यदि इस तरह का कोई लक्षण आप लोग को दिख रहा है कि पशु जो है वो लंगड़ा के चल रहा है, उसके अयन में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, इस तरह की कोई दिक्कत हो रही तो समझ लिया उसको खुरपका मुंहपका हो गया है। तो ऐसे में ये छूत की बीमारी भी है, तो एक से दूसरे पशु में भी फैलती है, महामारी का रूप भी ले लेती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये और पशुओं में ना फैले। तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उसको साफ सूखा वैसा चारा दें जो कि पशु अच्छे से खा सके। जैसे कि भूसा नहीं देना है, जिससे क्या होगा उसके छाले फट जाएंगे। और साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत हल्का सा घोल बना करके उसके पीने के पानी में वो भी दे सकते हैं। मुंह में ग्लिसरीन का लेप लगा सकते हैं और फिटकरी आदि से घाव को धो सकते हैं और तुरंत के तुरंत जाकर के पशु चिकित्सक को मिलें, जिससे कि और पशुओं में ना फैले। और अपने बाड़े की भी साफ सफाई रखें, उसमें चूना डाल के रखें, नीम के पत्ते डाल के रखें, नहीं तो ये रोग दूसरे पशुओं में फैल सकता है। और अगली बार से ध्यान रखें कि टीकाकरण समय से कराएं। दूसरी जो बीमारी हो सकती है वो है घुर्र का, जिसको एचएस कहते हैं। घुर्र का मीन्स घुर घुर की आवाज़ आ जाना, वो भी बड़े पशुओं में आती है। वो एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है कि पशु जो रोग है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो गले के नीचे है यहाँ बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका दम घुटता है और मृत्यु भी दम घुटने की वजह से होती है। ये भी कई बार एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इसका भी समय समय पर टीका लगता है, तो वो भी उसी समय लगता है जैसे मैंने खुरपका मुंहपका का बताया था, अप्रैल से तक लग जाता है। ये फरवरी मास से शुरू होकर के जिन पशुओं ने इसमें के नहीं लगाया है उन पशुओं में होने की संभावना होती है। उसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और नाक से गाढ़ा स्राव आने लगता है। तो इस तरह के कोई लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं कि नाक से स्राव आ रहा है, तेज बुखार हो रहा है, गुर्र की आवाज़ आ रही है, गुर्र गुर्र की, तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और इसका इलाज कराएं, अन्यथा पशु की मृत्यु हो सकती है। एक और रोग जो है जिसे पुट्ठी सूजने का हम कहते हैं, पुट्ठों में सूजन आ जाती है, ये भी बीमारी होती है बीको जिसको कहते हैं, वो भी बरसात के दिनों में होती है। इस तरह से लगे कि चचड़ चचड़ जैसे हवा भर गई हो, इस तरह की आवाज़ यदि पुट्ठों पर आ रही है और तेज बुखार के साथ आ रही है, कई बार रंग भी थोड़ा सा बदलने लगता है उस हिस्से का, इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जाके पशु चिकित्सक को दिखाएं। साथ साथ दूसरी चीज बीमारी है वो है सर्रा की। सर्रा में क्या होता है, पशु चक्कर खाता है और तेज बुखार होता है और बुखार के साथ साथ लड़खड़ाने से भी लगता है कई बार। तो इस तरह का कोई लक्षण यदि पशु को हो रहा है तो उसको सर्रा हो सकता है, तुरंत उसको दिखाएं। इसके अलावा एक और बीमारी रक्त परजीवी की है, वो है थिलेरिया की, वो भी हो सकती है। थिलेरिया में पशु को तेज बुखार आता है, साथ साथ उसके यदि बच्चे साथ में हैं और उनको भी टिक हो गई है, लवारे हैं साथ में, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो यदि हम समय समय पर रक्त की जांच कराते रहेंगे, यदि बुखार आ रहा है पशु को तो ये रक्त परजीवी की होने की संभावना रहती है। यदि समय समय पर जैसे पशु चिकित्सक इसमें बेरेनिल लगाते हैं, एसिटोडाइमिन दवा है जिसको हम लगाते हैं, और साथ साथ खासतौर से ट्रिप्स में यदि हम इलाज कर रहे हैं तो ट्रिप्स में ग्लूकोज की बोतल के साथ ये दवा लगाई जाती है। तो ये सब जो है स्पेशलिस्ट की दवा है, तो इसको आप पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसको इलाज कराएं। और यदि आपको लगता है कि आपका पशु बार बार हाँफ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ये सब बीमारी होने की संभावना रहती है। और बरसात के मौसम में यदि किसी पशु को चोट लग जाती है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चोट लगने से उसको टिटनेस हो सकता है। क्योंकि बरसात के दिनों में खासतौर से यदि अश्व पाल रखे हैं या आपके पास गाय हैं, तो ये जो टिटनेस का जो जीवाणु है बहुत जल्दी से पनपता है। तो ऐसे में तुरंत टिटनेस का टीका लगवाएं जाकर के समय से, अदरवाइज जो पशु है उसको टिटनेस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ है बड़े पशुओं में, जैसे मैंने बताया भैंस ब्याने वाली यदि हैं तो उसमें जो अब ब्याह जाती हैं और बहुत अधिक दूध दे रही हैं, या जो विदेशी गाय जिन्होंने ले रखी हैं, जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजियन है, वो बहुत अधिक दूध देने वाली हैं, तो उनमें कई बार दुग्ध ज्वर होने की संभावना रहती है। जब भैंसें ब्याई हैं तो
उसमें क्या होता है, ज्वर नाम है लेकिन उसमें ज्वर नहीं होता, उसमें कैल्शियम की कमी से, क्योंकि एकदम से बहुत सारा दूध पशु देता है तो उसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो निकल जाती है, तो उसकी वजह से दुख ज्वर होने की संभावना रहती है। उससे पशु लेट जाता है, कोख की तरफ देखता है, तो ऐसे में तुरंत दिखा करके आप कैल्शियम की बोतल पशु को चढ़वाएं तो दुख ज्वर से बचाव हो सकता है। तो इस तरह से यदि हम ध्यान रखें कि जो बीमारियां हो रही हैं बचाव करते रहें, तो बरसात के दिनों में दूध उत्पादन भी खूब है तो दुख ज्वर से बचा सकते हैं, जीवाणुओं के प्रकोप से हम बचा सकते हैं, विषाणुओं के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, हवा का आवागमन रखें, सूखा रखें और जो बचाव के निर्देश दिए हैं यदि उसको हम पालन करते रहें तो हमारे बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा कि अपनी पहली बात हुई थी कि तिल की जो उन्नत किस्में हैं उनकी बुआई किस तरीके से करनी चाहिए, तो किसान भाइयों जो इस बार जो बरसात जो थी 1 महीने लगभग लेट थी और अब बुआई करने के बाद तिल की फसल जो है लगभग 1 महीने की हो चुकी है। तो अब जो है ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें पोष संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, जिसमें पत्ती व फली छेदक का प्रकोप प्रति वर्ष होता है और इसका प्रकोप जो है जुलाई से अक्टूबर तक आता है। इसकी सूंडी पत्ती फूल फलियों को हानि पहुंचाती है। इस कीट की जो लटें हैं वो जाला बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे के कोमल बढ़ने वाले जो भाग हैं एवं पत्तियां आपस में जुड़ जाती हैं तथा पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 25 EC 1 लीटर या कार्बोरिल 50% चूर्ण 2 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फूल व फली आते समय छिड़काव करें एवं आवश्यकता के अनुसार 15 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। दूसरा जो कीड़ा है वो गाल मक्खी है, सैन कीट, हॉक मौत एवं फड़का है। तो किसान भाइयों, जो इसका प्रकोप भी जो है अब आने वाला है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो है मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकें। जो इसमें जो रोग लगते हैं वो झुलसा एवं अंगमारी है। इसकी शुरुआत पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के शुष्क धब्बों से होती है। बाद में ये बड़े होकर पत्तियों को झुलसा देते हैं और तने पर इसका प्रभाव भूरी धारियों के रूप में दिखाई देता है। इसके अधिक प्रकोप की स्थिति में 100% हानि होती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रथम लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब या जाइनेब 1.5 किलोग्राम या कैप्टॉन 2.5 किलोग्राम फफूंदनाशी का प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, इसमें एक छाछा रोग भी लगता है जो सितंबर के प्रारंभ में ही पत्तियों की सतह पर सफ़ेद सा पाउडर जमा हो जाता है एवं ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां पीली
कर सूखने लगती हैं तथा झड़ने लगती हैं तो फसल की वृद्धि इससे नहीं हो पाती है। इसके लक्षण दिखाई देते ही 20 किलोग्राम गंधक का चूर्ण का प्रति हेक्टेयर भुरकाव करना चाहिए या 200 ग्राम बाविस्टीन का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। छिड़काव या भुरकाव जो है 15 दिन के अंतराल पर इसका दोहराते रहें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्थल सौंदर्यीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी भाग 2। भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए कैसे करें बुआई। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।